हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चंस जो हैं बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री से इसमें क्वेश्चंस ले गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो 23 का आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। देखिए क्या होता है, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा O2 की अधिकता युक्त वायु को ग्रहण करना यानी कि अंतःश्वसन और CO2 की अधिकता युक्त वायु को बाहर निकालना यानी कि निःश्वसन क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, अंतःश्वसन। और CO2 क्या करते हैं, CO2 को हम बाहर निकालते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, निःश्वसन। तो इन जो प्रक्रिया है दोनों की, इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन कहता है, प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है। तो देखिए, प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दे रखे हैं। तो चारों में से जो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव। देखिए, मानव जो होता है प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है, ऑप्शन नंबर ए, मानव। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा आपको इसमें समझाऊं तो प्लाज्मोडियम का जो प्राथमिक पोषक होता है वो मानव होता है, जबकि द्वितीयक पोषक जो होता है मादा एनाफिलीज। जो मादा एनाफिलीज है ये क्या होती है, द्वितीयक क्या होती है, द्वितीयक पोषक होती है। पहला क्या होता है, मानव होता है, और द्वितीयक मादा एनाफिलीज होती है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। वहां पर पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम का द्वितीयक पोषक कौन सा है, तो आपको मादा एनाफिलीज बोलना है, और प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कौन सा है, वो मानव बोलना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे जो है क्या बोला है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है वो मानव है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वयस्क मानव में दुग्ध के पाचन की क्रिया का प्रारंभिक पद निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा संपन्न होता है? तो बताए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, वयस्क मानव में दुग्ध के पाचन की क्रिया का प्रारंभिक पद निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा संपन्न होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, वयस्क मानव के जो आमाशय में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम क्या होता है, वो होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन होता है। और पेप्सिन जो होता है फ्रेंड, जल में घुलनशील कैसिनोजन, यानी कि जो कैसिनोजन क्या होती है, दुग्ध प्रोटीन होती है। कैसिनोजन क्या होती है, दुग्ध प्रोटीन होती है। इस पर एक क्रिया करके उसे घुलनशील केशिन में बदल देता है, और यह कैल्शियम लवणों के साथ संयुक्त होकर फ्रेंड्स अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाता है, जो एंजाइमों द्वारा शीघ्रतापूर्वक पचा लिया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देखिए, क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, आपको सभी को ध्यान से देखना है, सुनना है। तो यहाँ पर देखिए, महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या ... होती है। तो महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26 का। आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। इनमें जो होते हैं 22 क्या होते हैं, जो 22 होते हैं 22 गुणसूत्र, यानी कि 22 कायिक गुणसूत्र, और X क्या होता है, एक लिंग गुणसूत्र होता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, मानव में पाए जाने वाले अवशोषी अंग हैं। तो देखिए, मानव में पाए जाने वाले अवशोषी अंग आपको यहाँ पर बताना है, 27 का आंसर देना है। देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, निभेशक, झिल्ली, पुच्छ कशेरुकाएं, अक्लदाढ़, ये सब क्या होते हैं, मानव में पाए जाने वाले अवशोषी अंग हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, मानव में पाए जाने वाले अवशोषी अंग हैं। 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, मानव शरीर में 100 से अधिक क्या है, अवशोषी अंग है। कितने, 100 से अधिक यहाँ पर मानव शरीर में अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे निमेशक झिल्ली,
पुच्छ कशेरुकाएं, कृमिरूप परिशेषिका, अक्लदाड़ आदि ये जो हैं क्या है, मानव शरीर में अवशेषीय अंग हैं। वे अंग, अब थोड़ा सा बात करें तो वे अंग जो फ्रेंड्स पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु वर्तमान में जीवों में ये निष्क्रिय हो चुके हैं, इन्हें ही फ्रेंड्स अवशेषीय अंग कहा जाता है। अब अवशेषीय अंग अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो अवशेषीय अंग क्या होता है फ्रेंड्स, वो अंग होते हैं, ये अवशेषीय अंग वे अंग होते हैं फ्रेंड्स जो पूर्वजों में क्या थे, क्रियाशील थे किंतु वर्तमान में जीवों में ये निष्क्रिय हो चुके हैं, यानी कि इन्होंने काम करना बंद कर दिया है, तो एक खाली अवशेष के रूप में विद्यमान है, तो इसे ही जो फ्रेंड्स अवशेषीय अंग इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से अवशेषीय अंग कौन सा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निमेषक झिल्ली, पुच्छ कशेरुकाएं, अक्लदाड़ ये सब के वे हैं, ये सब मानव में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से कौन पूर्ण रूप से यूकोरियोटिक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन पूर्ण रूप से यूकोरियोटिक है। तो 28 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, प्रोटिस्ट, कवक, पादप ये सब क्या है, पूर्ण रूप से यूकोरियोटिक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यूकोरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, झिल्लीमय सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीदार कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए मोनेरा जगत के अलावा अन्य सभी जगतों की कोशिकाओं में फ्रेंड्स यूकोरियोटिक प्रकार का संगठन पाया जाता है। अगर यहाँ पर देखें प्रोटिस्टा, कवक और पादप जगत में जो होता है यूकोरियोटिक केंद्रक होता है। क्या होता है, यूकोरियोटिक केंद्रक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, वे जीव जो लवणता खारेपन की विस्तृत श्रृंखला सहन करते हैं डॉट डॉट ए कहलाते हैं। वे जीव जो लवणता खारेपन की छोटी श्रृंखला सहन करते हैं वह बी कहलाते हैं। तो ए व बी के लिए सही विकल्प चुनिए, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए अब हम थोड़ा सा बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ जीव क्या होते हैं लवणता की विस्तृत परास के लिए सहनशील होते हैं, इन्हें क्या होते हैं, प्रथुलवणी कहते हैं। क्या होते हैं वो, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स मैं समझाऊं आपको, कुछ जीव क्या होते हैं लवणता की विस्तृत परास के लिए क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं, प्रथलवणी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, एक प्रथलवणी है। तो फ्रेंड्स ये प्रथलवणी कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, उदाहरण आपको समझाऊं, सालमन, देखिए सालमन मछली, और लेकिन अन्य जंतु जैसे शार्क और स्ट्रिंग रे जो होते हैं ये मछली लवणता की छोटी परास ही सह कर सकते हैं, तो इन्हें फ्रेंड्स तनु लवणी जंतु कहते हैं। ये मछलियां फ्रेंड्स केवल गहरे समुद्र में पाई जाती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रथु लवणी क्या होते हैं और तनु लवणी क्या होते हैं। देखिए प्रथु लवणी क्या होते हैं, जो अधिक लवणता की विस्तृत परास के लिए ये सहनशील होते हैं, और तनु लवणी जो होते हैं ये कम परास के लिए सहनशील होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाए जाने वाला बैगनी लाल रंग का वर्णक रोडोप्सिन एक व्युत्पन्न है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें, विटामिन ए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। देखिए मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाए जाने वाला बैगनी लाल रंग का वर्णक रोडोप्सिन एक व्युत्पन्न है, तो विटामिन ए यहाँ पर विटामिन ए का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, नेत्र के रेटिना में दो प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्रेंड्स, जिन्हें क्या कहते हैं, हम शलाका कहते हैं। अब शलाका कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, शंकु होता है। क्या कहते हैं, एक को शलाका दूसरे को शंकु कोशिकाएं कहा जाता है। और शलाका कोशिकाओं में फ्रेंड्स एक बैगनी लाल रंग का प्रोटीन युक्त वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है, और यह विटामिन ए का फ्रेंड्स व्युत्पन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, विटामिन ए का ये व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कोशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है। तो कोशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है, 31 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बोमेन संपूर्ण में। देखिए फ्रेंड्स बोमेन संपूर्ण में जो है केशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, बोमेन संपूर्ण में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा अगर इससे बात करें तो क्या होता है कि केशिका गुच्छ बोमेन संपूर्ण में पाया जाता है, और बोमेन संपूर्ण के अंदर फ्रेंड्स रुधिर लाने वाली क्या होती है, अभिवाही धमनिका होती हैं, और रुधिर बाहर ले जाने वाली अपवाही धमनिका मिलकर क्या होते हैं, कोशिकाओं का एक सघन जाल बनाती हैं, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। और केशिका गुच्छ कोशिकाओं की एंडोथीलियम में फ्रेंड्स असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अथवा इसकी दीवार सामान्यतः फ्रेंड्स केशिका की तुलना में जो होता है 1000 गुना अधिक पारगम्य होती है, जिसमें फ्रेंड्स रक्त का परिनिस्यंदन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में नॉर्मन मेयर्स द्वारा विश्व में कितने जैव विविधता हेतु संवेदी क्षेत्र पहचाने जा चुके हैं। तो आपको बताना कि वर्तमान में नॉर्मन मेयर्स द्वारा विश्व में कितने जैव विविधता हेतु संवेदी क्षेत्र पहचाने जा चुके हैं।
32 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी 36 बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है कि वर्तमान में विश्व में क्या होते हैं, कुल 36 जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट है फ्रेंड्स। ये उच्च स्थानिकता एवं उच्च जाति समृद्धि युक्त क्षेत्र होते हैं और यह संपूर्ण भूभाग का केवल फ्रेंड्स 2.5% भाग घेरते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कितने जैव विविधता क्षेत्र पहचाने जा चुके हैं, वो है 36। ऑप्शन डी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। तो एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 33 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ए वाला सही है, गुलमोहर में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होता है कि फ्रेंड्स जब कोई पुष्प है केवल ऊर्ध्वतल में 2 समान भागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसे पुष्प को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, एक व्यास सममित पुष्प कहा जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो एक व्यास सममित पुष्प मैंने आपको समझाया, तो एक बार फिर समझाता हूं एक व्यास सममित पुष्प क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब कोई पुष्प केवल ऊर्ध्वतल में 2 समान भागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसे पुष्प को एक क्या कहते हैं, एक व्यास सममित पुष्प कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए देखें, यहाँ पर मटर ने दे रखा है, मटर होता है और गुलमोहर हो गया और कैशिया हो गया, यहाँ पर क्या होते हैं सभी दे रखे हैं। तो कैशिया भी क्या होता है, एक व्यास सममित पुष्प होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला गुलमोहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर स्पायरोगायरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्पायरोगायरा क्या होता है, विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। और स्पायरोगायरा एक फ्रेंड्स हरा तंतुमय शैवाल है। स्पायरोगायरा क्या है, एक हरा तंतुमय शैवाल है। किसी यांत्रिक आघात के द्वारा टूटने के पश्चात जैसे शैवाल का प्रत्येक टुकड़ा नए पादप तंतु का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है डूप विकसित होता है। तो देखिए डूप विकसित होता है, 35 का राइट आंसर बताइए किस में होता है, ऑप्शन नंबर डी आम में होता है। तो आम यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आम, नारियल, बेर इत्यादि में क्या होता है, फल एक क्या होता है, डूप या अष्टिफल होता है। डूप या क्या होता है, अष्टिफल होता है। और ये क्या होते हैं, एकांडपी ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होते हैं और एक बीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं, एक बीजी होते हैं। आम में जो फलपित्ती और सुस्पष्ट रूप से एक पतली बाह्य फलपित्ती, गूदेदार खाने योग्य मध्य फलपित्ती और कठोर अंतः फलपित्ती में ये विभेदित होती है। आपको बताना चाहिए जो आम में जो है फलपित्ती सुस्पष्ट रूप से एक पतली बाह्य फलपित्ती और दूसरा होता है गूदेदार खाने योग्य जो फलपित्ती होती है, मध्य फलपित्ती बोलते हैं उसको। तीसरा होता है कठोर अंतः फलपित्ती में ये विभेदित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिएगा उसको समझिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी अवधारणा जाति विविधता के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वनों में समृद्धि को दर्शाती है। 36 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जाति क्षेत्र संबंध। तो देखिए यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसे ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी अवधारणा जाति विविधता के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय वनों में समृद्धि को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या क्या कहता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जाति क्षेत्र संबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कहता है कैम पौधों की सहायता करता है। देखिए कैम पौधों की सहायता करता है, तो किस में करता है आपको यहाँ पर बताना है। 37 का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी की बात करें जल संरक्षण में, ऑप्शन नंबर डी कैम पौधों की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी जल संरक्षण में यहाँ पर सही हो जाएगा कैम। देखिए कैम क्या होता है, पौधों में जल संरक्षण में सहायक होता है। और क्या होता है कि क्रैस्यू जो होता है क्रैस्युलेशियन अम्ल उपापचयी चक्र मुख्यतः रसीले मरुद्भिद पादपों में पाया जाता है। इन पौधों में रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं फ्रेंड्स, और यह लक्षण दिन में वाष्पोत्सर्जन को रोकने अथवा करने में सहायक होता है। इस प्रकार इन पौधों में जल का फ्रेंड्स संरक्षण हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल संरक्षण। कैम पौधों की सहायता करता है जल संरक्षण में, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन देखिएगा वैश्विक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो 38 का आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी की बात करें परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्रोत परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन है। इसके अतिरिक्त सभी मशीनें जैसे इंजन, मोटर, पंप
और सभी औद्योगिक मशीनें तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही मानेंगे इसको, ऑप्शन बी परिवहन तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए 39 को आपको राइट आंसर बताना है, जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें लैंगिक जनन द्वारा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन द्वारा। देखिए क्या होता है, जीव में लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन में युग्मक जनन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय एवं निषेचन के समय, गुणसूत्र के फ्रेंड्स पुनर्संयोजन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और ये विभिन्नताएं क्या होते हैं, जो ये विभिन्नताएं होती हैं यही जो होती हैं जैव विकास का आधार होती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 39 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है लैंटाना आइकेर्निया एवं अफ्रीकी कैटफिश यानी कि मंगूर बोलते हैं जिसको, ये क्या समानताएं रखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लैंटाना आइकोर्निया एवं अफ्रीकी कैटफिश यानी जिसे मंगूर कहते हैं, ये क्या समानताएं हैं इनमें। तो आपको यहाँ पर 40 का राइट आंसर बताना है। देखिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन को सीधे राइट आंसर बढ़ते हैं। सभी जातियां न तो संकटग्रस्त हैं और ना ही ये भारतीय जातियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो दी गई जातियां हैं ना तो ये संकटग्रस्त हैं और ना ही भारतीय जातियां हैं। लैंटेना आइकोर्निया एवं अफ्रीकी मंगूर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये विदेशी जातियां हैं जो कि स्थानीय जातियां हेतु ये खतरा होती हैं। तो ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन देखिएगा समुद्र में पर्यावरण सदैव गहरा काला रहता है। तो समुद्र में पर्यावरण सदैव गहरा काला रहता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना मीटर से कितना मीटर तक यहाँ पर आपको बताना है। तो 41 का राइट आंसर देखिए, ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, 500 मीटर से अधिक। 500 मीटर से अधिक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, महासागर में प्रायः क्या होता है 200 मीटर से नीचे ठीक से प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। क्या होता है कि महासागर जो होते हैं उसमें जो होता है 200 मीटर से नीचे जो है प्रकाश जो है नहीं पहुंच पाता है। और 500 मीटर की गहराई के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र जो होता है पूर्णतः प्रकाश विहीन होता है। और यहाँ जो होता है सदैव अंधकार विद्यमान रहता है, क्योंकि 200 मीटर से आगे को तो नीचे को प्रकाश नहीं जाता है, तो अंधकार ही होना है वहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को समझने पहले प्रश्न कहता है उत्प्रेरक संवर्धक वाहनों में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लगाए जाते हैं। ये अदग्ध हाइड्रोकार्बन को परिवर्तित करते हैं। तो आपको बताना है कि उत्प्रेरक संवर्धक वाहनों में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लगाए जाते हैं। ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को परिवर्तित करते हैं। तो आपको बताना है कि अदग्ध हाइड्रोकार्बन को परिवर्तित करते हैं। तो किस में परिवर्तित करते हैं आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर। ऑप्शन ए की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए उत्प्रेरक संवर्धक में प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम जैसी महंगी धातुएं उत्प्रेरक की भांति ये कार्य करके उत्सर्जित अदग्ध हाइड्रोकार्बन जो कि कैंसरजन कारक है, इसको क्या होती है ऑक्सीड करके CO2 और जल में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है कीट परागण होता है। तो देखिए कीट परागण होता है, 43 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, साल्विया में जो होता है कीट परागण होता है। देखिए कीट परागण साल्विया में होता है और इसमें प्राय फ्रेंड्स क्या होते हैं मधुमक्खी, तितली और इनके द्वारा क्या होता है पर परागण होता है। और साल्विया का पुष्प जो होता है मकरकंद एवं चिपचिपे परागण युक्त होता है। और मक्का में फ्रेंड्स वायु परागण एवं वेलिसनेरिया में जो है जल परागण होता है। अब तो वेलिसनेरिया और मक्का में क्या होता है, कौन सा परागण होता है ये फ्रेंड्स, इसमें जल परागण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हम कीट परागण की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर साल्विया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है एंटीबॉडी अणु में है। तो यह देखिए एंटीबॉडी अणु में है क्या क्या होते हैं, आपको 44 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एंटीबॉडी अणु में क्या होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखिए क्या होता है प्रत्येक एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु में क्या होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं फ्रेंड्स। इनमें से 2 भारी श्रृंखला वाली और 2 हल्की श्रृंखला वाली होती हैं, इसलिए एक एंटीबॉडी में H2L2 के रूप में ये दर्शाई जाती हैं। किसके रूप में, H2L2 के रूप में ये दर्शाई जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए थोड़ा यहाँ पर एग्रीकल्चर से और पशुपालन से भी क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर आपको देखना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो 45 का राइट आंसर था ये, ऑप्शन यहाँ पर सी आंध्र प्रदेश का बिल्कुल राइट आंसर है। मुर्गी पालन में जो है भारतवर्ष में
किस राज्य का प्रथम स्थान यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आंध्र प्रदेश का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आंध्र प्रदेश का जो है मुर्गी पालन में भारत में प्रथम स्थान है। इसके बाद तमिलनाडु आता है, इसके बाद दूसरे नंबर कौन आता है, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र का स्थान इसके बाद आता है। तो पहले आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो मुर्गी पालन में जो सर्वप्रथम यानी कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आप केमिस्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है सीएनजी क्या है, आपको यहाँ पर बताना है सीएनजी। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, मीथेन, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में जो है 90% से अधिक क्या होता है, जो सीएनजी होती है इसमें 90% से फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें मीथेन होती है। और इसके मानक वायुमंडलीय दाब पर 1% से क्या होते हैं, 1% से कम भी इससे क्या होता है, इससे भी कम आयतन पर यह संपीड़ित की जाती है। जबकि तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी में जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है। आप देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा सकता है कि जो एलपीजी होती है ना, तो एलपीजी में जो है किस किस गैस का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, एलपीजी में जो होता है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का उसमें क्या होता है, ब्यूटेन में पाई जाती हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी में पाई जाती है, आपको याद रखना है। और यह एक अच्छा ईंधन है जो दहन पर गैसों का कम उत्सर्जन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, तो सीएनजी जो होती है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है मीथेन। मीथेन सही हो जाएगा। देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस में 90% से अधिक मीथेन होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन का था डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। तो देखिए डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। तो देखिए विभिन्नताओं की जो भिन्नताएं थी उनके कारणों की व्याख्या न होना, ये डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। तो देखिए डार्विन अपने जैव विकास के सिद्धांत में अपने दिए गए उदाहरणों में जो है विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय तक मेंडल ने आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन नहीं किया था। तो यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है संगठन जो जातियों की रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित करता है, तो आपको उस संगठन का नाम बताना है फ्रेंड्स, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। 49 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पर बी की बात करें, IUCN, बिल्कुल राइट आंसर है IUCN। क्या होता है IUCN का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा भी जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे फ्रेंड्स अब क्या होता है विश्व कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, WCU भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, WCU, विश्व कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स अगर आपको बताऊं तो IUCN की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन आए तो अक्टूबर 1948 में, 1948 में फ्रेंड्स IUCN की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ होता है, इसका मुख्यालय है कहाँ है, मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है फ्रेंड्स। और यह विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों की सूची को रेड डाटा बुक में ये फ्रेंड्स प्रकाशित करता है। तो IUCN की स्थापना और IUCN का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन देखिए, वह जैव उर्वरक जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है, तो आपको उस उर्वरक का नाम बताना है जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइजोबियम, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम जीवाणु दलदली पादप की जड़ों में ये पाया जाता है फ्रेंड्स। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसे फ्रेंड्स नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। देखिए नाइट्रोजन का ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फ्रेंड्स ये स्थिरीकरण करके इसे जो है नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है और पादप को उपलब्ध करवाते हैं, और इसे जो है जैव उर्वरक कहा जाता है। जैव उर्वरक भी इसे कहा जाता है, आपको ये पॉइंट भी डायरेक्टली याद रखने हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से आपको उसका उपयोग बताना है, किसका प्रयोग किया जाता है। 51 का राइट आंसर बताइए। तो 51 का राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यूरेनियम। यूरेनियम का फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पर यूरेनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर बम यानी कि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं फ्रेंड्स। ये जो न्यूक्लियर बम होता है ये क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर यह आधारित होता है। इसमें जो होता है यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 235 विखंडनीय पदार्थ है, इसमें ईंधन के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा यूरेनियम जो है, यूरेनियम U-235 इसका यूज किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो देखिए ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी की बात करें लोहे में। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, ध्वनि की जो गति होती है सबसे तेज होती है ठोस में होती है। तो यहाँ पर सबसे ठोस क्या है, लोहा है, तो लोहा में सबसे तेज होगी। तो देखिए फ्रेंड्स ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर गैस में उससे कम होती है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है, फिर सबसे अधिक ठोस में होगी और गैस में कम होती है, जबकि निर्वात में क्या होती है, शून्य होती है। निर्वात में ये शून्य होती है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। निर्वात में क्या होती है, शून्य होती है। ध्वनि एक प्रकार का फ्रेंड्स क्या होता है, ध्वनि एक क्या है, यांत्रिक तरंग है। अथवा फ्रेंड्स इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, आपको ये पता होना चाहिए। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न ध्वनि की चाल होती है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कहता है देखिए चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। देखिए चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, तो आपको यहाँ पर 53 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, बिल्कुल राइट आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होता है कि अगर मैं आपको समझाऊं फ्रेंड्स, क्या होता है, ओम के नियमानुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का मान अनुपात ए क्या होता है, नियत रहता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है वी अनुक्रमानुपाती आई, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य बतानी है कि किसकी सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दे रखा है आपको इन चारों में से बताना है, न कि बाहर से आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर आंसर इसका गलत होगा। देखिए किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, आपको यहाँ पर इन चारों में से बताना है, न कि लाल बैगनी से मतलब यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर नीला, हरा, पीला, नारंगी में से बताना है, इन चारों में से बताना है कि इसमें से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसा कि मैं आपने बता चुका हूँ, नारंगी की सबसे यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। देखिए जो दिए गए विकल्पों में से जो है नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंगों का प्रकाश उपस्थित होता है। इसमें बैगनी रंग की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आपको बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे कम होता है। आपको यहाँ पर होने प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती 1 तरंगदैर्घ्य, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखिए क्वेश्चन कहता है किसका सबसे अधिक अपूर्णांक होता है। तो किसका सबसे अधिक अपूर्णांक आपको यहाँ पर बताना है 55 का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हीरा जो है सबसे अधिक इसका अपूर्णांक होता है। देखिए हीरे का जो अपूर्णांक होता है सबसे अधिक होता है। अपूर्णांक माध्यम का वह गुण होता है फ्रेंड्स जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है फ्रेंड्स, और निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के माध्यम का ये क्या होता है, निरपेक्ष अपूर्णांक उसे कहते हैं। यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है निकट दृष्टि दोष संबंधित है, तो 56 का आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए निकट दृष्टि दोष संबंधित है, 56 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी की बात करें, दूर की वस्तु का न दिखना, दूर की वस्तु का न दिखना ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझाऊं, दूर की वस्तु को न देख पाना यह निकट दृष्टि दोष का लक्षण है। निकट की वस्तु को न देख पाना यह दूर दृष्टि का है, और तथा निकट की व दूर की दोनों वस्तुएं अगर ना दिखे तो ये क्या होता है, जरा दृष्टिता हो जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर दूर की वस्तु का ना दिखना हो तो निकट दृष्टि दोष, अगर नजदीक की वस्तुएं अगर आपको ना दिखे तो दूर दृष्टि दोष, अगर नजदीक की भी ना दिखे और दूर की भी ना दिखे तो क्या होता है, जरा दूर दृष्टिता दोष कहलाता है। तो आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप यहीं रुकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब फ्रेंड्स देखिए 16 यानी कि कल को है 16 जुलाई, तो कल से जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ये शुरू होने वाला है। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो पेपर जो है आप अच्छी तरह देखिए आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः।